बजट पे है भाई, बजट पे रहेंगे तो जो पैसे मैंने लगाए थे वो वापस मिल जाए तो भी मैं खुश हूँ। मान के चलो अगर 50 स्पॉट वाला 50 लोगों का कॉन्टेस्ट है, उसमें टॉप के 10 लोगों को प्राइज मिल सकता है। टॉप के 10 लोग विनिंग पोजीशन में आएंगे और उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ऐसे मैचेस सिलेक्ट करनी है तुमको जो कॉमन नहीं है, जो फेमस नहीं है, लेकिन वहां पर प्लेयर्स को प्रिडिक्ट करना आसान है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ भाई? ये प्लेयर्स तुम्हारे बहुत काम आते हैं क्योंकि एटलीस्ट तुम्हें इतना पता है जब जब वो प्लेयर खेला है उतनी मैचेस में वो हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। ये रिस्की प्लेयर्स भी जो ऐड करोगे उसमें से मैं बोलता हूँ एक आध दो ने भी अच्छा परफॉर्म कर लिया ना, तो भी तुम्हारी नैया पार है। आ गया हूँ फिर से, बैक टू बैक अपलोड कर रहे हैं हम। थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट हो रहा है तुम्हारा भाई, होना पड़ रहा है, होना पड़ रहा है क्योंकि ठीक है। और आज का वीडियो जो है ना ग्रैंड लीग के ऊपर है और ये स्पेशली अपने भाइयों के लिए है। और वो भाई जो थोड़ा बोलता है ना तंगी में चल रहे हैं, जो कड़की पे है, बजट पे है, बेसिकली सपने देखना गलत बात नहीं। देखो, करोड़पति बनने का या फिर बोलता ना अच्छे पैसे कमाने का सपना देखना कुछ बुरी बात नहीं, लेकिन सपने को लेकर बैठ मजाक कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ऑन बजट तुम ड्रीम 11 पर मेगा कॉन्टेस्ट या फिर ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट को क्रैक कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, करोड़पति बनना ये इतना आसान नहीं। करोड़पति क्या, करोड़ों जीतना या फिर लखपति भी बनना रातों रात ये इतना आसान नहीं। बट ये लोग जो बनते हैं, जो यूपी बिहार में तुम्हें हर गांव खेड़े में कहीं ना कहीं एक करोड़पति बनते हुए दिखता है, तुम्हें लगता है कि हाँ मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ। बट ना, इतना आसान नहीं होता क्योंकि उस बंदे ने जय माता दी करते हुए जो भी तुक्के से टीम बनाई थी, या फिर मैं बोलता हूँ एनालिसिस भी कर लिया हो, कितना ही भारी एनालिसिस कर लिया हो भाई, वो एक टीम के भरोसे ग्रैंड लीग जीता है, 2 करोड़ उसको एक टीम के भरोसे मिला है। तो मुझे नहीं लगता वो सिर्फ टीम के भरोसे जीता है। मुझे लगता है, और मैं 100% श्योर हूँ, तुम भी अग्री करोगे, वो लक, उसकी जो किस्मत थी उस दिन सोने के शाही से लिखी थी, तो इसलिए चलो जीत गया। बट हमारी हमारी तो ब्लैक कलर की इंक से लिखी हुई है। अब उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं हम तो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, खुद की टीम अच्छे से बना सकते हैं, इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई साहब रातों रात अपन बर्बाद ना हो जाए। अपन मंथली बेसिस पर इन्वेस्ट करेंगे, सारी चीज़ें प्रॉपर किस तरीके से कौन सी मैच वगैरह वगैरह सब कुछ कंसिडर करके अपन खेलेंगे। अगर किस्मत ने साथ दिया तो ठीक, अगर नहीं भी दिया तो भी लिटरली हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब मेरी स्ट्रैटेजी से या फिर मैं जो भी चीज़ें तुमको बताऊंगा वो सारी लॉजिकल है। ये कुछ फैंटेसी एम्परर का टेक्निक नहीं है जो सिखा रहा हूं मैं, ना ही इसकी मदद से तुम रातों रात करोड़पति बनोगे। लेकिन जो चीज़ें मैं तुमको बताऊंगा उससे तुम्हारे फैंटेसी में एक्चुअली डिफरेंस तुमको दिखेगा, और अच्छा वाला डिफरेंस दिखेगा। तो देखो, ड्रीम 11 पर सिर्फ ग्रैंड लीग 2 करोड़ की नहीं होती, वहां पर तुमको छोटे अमाउंट की भी ग्रैंड लीग्स दिखेंगी, मिनी ग्रैंड लीग्स, ठीक है। तो ये सब है वहां पर। तुम्हें अगर लगता है 59 रुपीज लगाकर एक सिंगल टीम के भरोसे तो 2 करोड़ जीता नहीं जा सकता, जो जीत रहे उनको भूल जाओ, ऐसा होता नहीं है, भूल जाओ। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि पैसे नहीं मिलते, स्कैम है, 2 करोड़ नहीं मिलते, वो उन्हीं के बॉट लोग हैं, ये अलग टॉपिक है। इस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो है, जाकर चेक कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है ड्रीम 11 तुम्हें मतलब लूट रहा है या फिर तुम्हें पैसे नहीं देता, अगर ऐसा कुछ तुम्हें लगता है तो। बट हाँ, पैसे मिलते हैं, बट एक टीम के भरोसे मिलना ना के बराबर है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, 59 रुपीज लगाकर वो वेस्ट करने से अच्छा कहीं और हम टीम लगाएंगे, मिनी जीएल में लगाएंगे या फिर कोई और ऐसे ग्रैंड लीग में लगाएंगे जहां पर हमारे जीतने के चांसेस थोड़े बेटर हो, और वो टीम को भी इस तरीके से लगाएंगे कि हमारे पैसे एटलीस्ट रिटर्न आए। समझ रहे हो? बजट पे है भाई, बजट पे रहेंगे तो जो पैसे मैंने लगाए थे वो वापस मिल जाए तो भी मैं खुश हूँ। जो आदमी सोच रहा है कि मैं सिर्फ आज 100 रुपये खर्च कर सकता हूँ और 60 रुपये की टीम लगाऊंगा, अगर रात को पता चलता है कि उसके 60 रुपये भी चले गए वो 100 रुपये में से, तो उसके लिए वो रात बहुत खराब रहेगी। लेकिन अगर उससे पता चलता है कि नहीं भाई ठीक है, टीम ने अच्छा खासा मतलब एवरेज सा परफॉर्म किया और वो 60 रुपये मेरे वापस आ गए, सो आई एम हैप्पी, मैं फिर से कल लगाऊंगा, देखते हैं 60 रुपये वापस से लगाकर वापस से मेरे पास आ जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। बट अगर वो पैसे वापस भी नहीं आए तो क्या करेगा वो आदमी? तो इसीलिए अगर तुम 100 रुपये वाले सेक्शन में हो ना कि 100 रुपये लगा सकता हूँ, 500 रुपये लगा सकता हूँ, पहले तो अपना कैलिबर बढ़ाओ। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुमको बैंक लूटना है या फिर कहीं से लोन लेना है, खुद से, खुद की मेहनत से पहला अपना बैलेंस को बढ़ाओ। और वो कैसे होगा? कुछ अलग कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके, कुछ मिनी जीएल्स, कुछ ग्रैंड लीग्स,
डिफरेंट ग्रैंड लीग्स, 1 करोड़ 2 करोड़ वाली नहीं, जहां पर जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम्हारे अगेंस्ट ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग हैं भाई। 1 करोड़ उनको डिफीट कर रहे हो तुम। 30-35 को तो पहले डिफीट करो, उनको तो पहले हराओ। वहां पर जब पैसा तुम कमाओगे तो वो पैसा तुम्हारा बैलेंस बनाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, और फिर जब एक प्रॉपर बैलेंस तुम्हारे पास अच्छी खासी अमाउंट जब आ जाएगी ना, तो उसको तुम अलॉट करो, उसको तुम फिक्स कर दो कि इतने पैसे मेरे एक्चुअल ग्रैंड लीग 2 करोड़ वाली 3 करोड़ वाली जो ग्रैंड लीग रहेंगी, आईपीएल में तो हम और भी बड़ी ग्रैंड लीग्स देखते हैं, तो ऐसी ग्रैंड लीग्स के लिए तुम वो पैसे को फिक्स करके रखो कि ये इसी में जाएगा, इसके अलावा मैं कहीं ये खर्च नहीं करने वाला। और जो भी तुम्हारे पर्सनल खर्चे रहेंगे, जैसे मान लो तुमने 10,000 कमा लिए हैं, तो 4-5 हज़ार तुमने खुद विड्रॉ कर लिए, उड़ा दिए, खा लिए, पी लिए, खत्म। बचे जो कुछ भी है उसको एक जगह के लिए, एक टाइप के कॉन्टेस्ट के लिए ना फिक्स करके रख दो। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है। जब तुम्हें पता रहता है कि इतने पैसे मेरे पास हैं, इतने खर्च करूंगा और इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं खर्च करूंगा, तो तुम वो बोलते ना, वो गड्ढे में भी नहीं गिरते कि यार 5,000 थे, 5,000 डूब गए, अब एक काम करता हूँ, फिर से ट्राई करता हूँ और 5,000 लगा कर देखता हूँ। नहीं, 5,000 थे, 5,000 डन हो गए, तो उसके आगे एक पैसा खर्च नहीं करना है। अब ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, सीधी सीधे पॉइंट पर आते हैं। शुरुआत कैसे करनी है तुमको? सबसे पहला ट्रिक, मैच सिलेक्शन। ऐसे मैचेस सिलेक्ट करनी है तुमको जो कॉमन नहीं है, जो फेमस नहीं है, लेकिन वहां पर प्लेयर्स को प्रेडिक्ट करना आसान है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच फेमस है, प्लेयर्स भी प्रेडिक्ट करने काफी आसान है। बट अगर मैं वही तुमको बताऊं कि कोई बीपीएल की मैच, कोई सीपीएल की मैच, जिसके बारे में लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, वो मैचेस में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो फेमस है, मैं उनको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैच कॉमन नहीं है, वहां पर भीड़ कम जाएगी, और वहां पर जो प्लेयर्स खेलेंगे, अगर मैं वहां पर टीम लगा रहा हूँ, उनका परफॉर्मेंस मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, तो मेरे लिए टीम बनाना काफी आसान रहता है। और ये अनकॉमन, थोड़ी कम फेमस मैचेस भी रहती है ना, यहाँ पर लोग तुक्की की टीम लगाते हैं, खुद से कुछ भी रैंडम टीम बनाएंगे या फिर किसी एक्सपर्ट की टीम छाप कर वही लगा देंगे पैसे। ऐसे में तुम अगर स्ट्रैटेजी यूज करते हो, ऐसे में तुम्हें पता है वो प्लेयर क्या कर सकता है, किस तरीके से खेल सकता है, ये सारी चीजें अगर तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास वो इन्फॉर्मेशन है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम वो मैच आराम से क्रैक कर जाओगे। और ऐसी अनकॉमन, थोड़ी कम फेमस मैचेस में तुम पैसे जब लगाते हो, तुम्हें अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में तुम जाओगे तो वहां पर कोई भी अच्छी खासी टीम बना सकता है। इंडिया के 10 प्लेयर ऐड करके, एक पाकिस्तान का प्लेयर ऐड करके, वो एक ऐसी परफेक्ट टीम बनाएंगे, तुम भी बोलोगे यार ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था क्या। तो ऐसी जगह जहां पर भीड़ भी ज्यादा है, लोगों को नॉलेज भी अच्छा खासा है, वहां पर बोलता ना, अपने पैसे लगाकर हारने के चांसेस बढ़ाकर, उससे अच्छा कोई ऐसी मैच में जाओ जहां पर लोग कम है, जहां पर लोगों को अंदाजा कम है प्लेयर्स का, वहां पर तुम अपना नॉलेज यूज करो और जीत कर आओ, है कि नहीं। अब मान के चलते हैं मैच तुमने सिलेक्ट कर ली, सेकंड स्टेप रहेगा या फिर सेकंड ट्रिक रहेगा कॉन्टेस्ट सिलेक्शन। पहले तो वो कॉन्टेस्ट समझो, कितने लोग हैं वहां पर, 10 करोड़ लोग हैं या फिर 10 लोग हैं। जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना तुम्हारा जीतने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, जितने कम लोग दिखेंगे वहां पर तुम्हारे जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। लॉजिकल बात है, बट फिर भी ऐसे कुछ कॉन्टेस्ट रहते हैं जहां पर तुम्हें ढेर सारे लोग दिखते हैं और वहां पर विनिंग चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। विनिंग चांसेस तुमको हर एक कॉन्टेस्ट के नीचे दिखती हैं। वो नंबर जब तुम चेक करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा तुम इतने सारे लोगों में से, मतलब 1 लाख लोगों में से अगर 43% में बोलता हूँ विनिंग चांसेस हैं, तो 43% चांसेस है उन 1 लाख टीम्स में से तुम्हारे जीतने के। और फिर विनिंग पोजीशंस भी रहती हैं। मान के चलो अगर 50 स्पॉट वाला 50 लोगों का कॉन्टेस्ट है, उसमें टॉप के 10 लोगों को प्राइज मिल सकता है। टॉप के 10 लोग विनिंग पोजीशन में आएंगे और उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और वही एक और कॉन्टेस्ट है जहां पर सेम 50 लोग हैं, लेकिन टॉप के सिर्फ 5 लोगों को पैसा मिलेगा। हाँ, माना कि वहां पर थोड़ा ज्यादा मिलेगा उन 5 लोगों को एज कंपेयर टू वो 10 लोग उस कॉन्टेस्ट में। बट तुम मुझे बताओ, तुम कौन से कॉन्टेस्ट में जाना चाहोगे? जितना तुम्हें खुद पर भरोसा है, तुम्हारी टीम पर भरोसा है, मैं तो कहूंगा वो 10 लोगों को जहां मतलब प्राइज मिल रहा है वहां पर जाना ज्यादा वर्थ इट रहेगा, क्योंकि वहां पर तुम्हारे बोलते ना, अगर टीम उतनी अच्छी भी नहीं हुई ना, तो टॉप 10 पोजीशन में आके तुम जितने पैसे लगाए थे उससे थोड़ा ज्यादा उठाकर निकल भी दोगे। बट वो जो टॉप 5 विनर वाला कॉन्टेस्ट था, उसमें शायद तुम टॉप 5 में नहीं आओगे, टॉप 6 में आ गए, टॉप 7 में आ गए, तो क्या करोगे? तो जितने पैसे लगाए थे वो भी डूब गए। तो ये चीज समझने में थोड़ा टाइम निकालो, कौन सा कॉन्टेस्ट तुम्हारे लिए सही है, कौन से कॉन्टेस्ट में तुम्हें कितने लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है, तुम्हारे विनिंग चांसेस क्या है, ये सारी चीजें पहले कंसिडर कर लो और फिर तुम कॉन्टेस्ट को सिलेक्ट करो। और अब बात आती है टीम बनाने की। तुम्हारी टीम का नेचर कैसा होना चाहिए? नेचर मतलब सेफ या फिर रिस्की। अब यहां पर मेरा एक लॉजिक समझ लो, काफी इजी है और तुम भी अग्री करोगे, ठीक है। मैंने जो तुमको चीज बताई थी कि विनिंग पोजीशंस कितनी सारी हैं और क्या रैंक तक अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि बहुत लंबी लिस्ट है, काफी विनिंग पोजीशंस है, मतलब बहुत सारे लोगों को पैसे मिलने वाले हैं, तो वैसे कॉन्टेस्ट में
तुम्हें लेकर जानी है सेफ टीम, और जो कॉन्टेस्ट में तुम्हें पता है विनिंग चांसेस कम है, बहुत लिमिटेड रैंक तक पैसे मिल रहे हैं, तो वहां पर तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्की प्लेयर्स को ऐड करना है। समझे? तुम सोचोगे कि यार रिस्की टीम क्यों? यहाँ पर अगर मेरे उन टॉप 5 पोजीशन या जितनी भी पोजीशंस है वहां पर आने के मेरे चांसेस कम है, और वहां पर मैं रिस्की टीम लेकर जाता हूँ, तो ये तो सरासर इलॉजिकल बात हुई। बट फिर भी थोड़ा दिमाग पर जोर डालो और सोचो कि अगर वहां पर कम पोजीशंस हैं, वैसे भी तुम सेफ टीम बनाकर जा रहे थे, ठीक है, सेफ टीम बनाकर तुम गए, और फिर तुम्हें पता चलता है कि टॉप 5 पोजीशन तक ही पैसे मिलने थे, टॉप 6 में आ गए और जितने पैसे लगाए थे वो सब डूब गए। बट अगर तुमने वहां पर रिस्की टीम का चांस लिया होता, रिस्की प्लेयर्स थोड़े एक्स्ट्रा ऐड कर लिए होते, तब क्या शायद तुम टॉप 1 भी आ जाते, शायद तुम टॉप 5 के अंदर भी आ जाते। जो भी रैंक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि टॉप 5 ही रहेगी, टॉप 10 ही रहेगी, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जिस पोजीशन तक तुमको पैसे मिलने थे उस पोजीशन के अगर तुम अंदर आते हो रिस्की टीम के साथ, और रिस्की टीम का तो तुमको भी पता है वही ग्रैंड लीग जीत कर जाते हैं। ऐसे उल्टे सीधे पिक करने पर ही तुम कुछ एक्चुअली जीतते हो। सेफ टीम बनाकर आज तक कोई ग्रैंड लीग क्रैक नहीं किया, ये लिख के ले लो मुझसे। सेफ टीम सिर्फ स्मॉल लीग के लिए अच्छी होती है, ग्रैंड लीग में उल्टे सीधे पिक करने पड़ते हैं। तो मैं बोलता हूँ उल्टे सीधे पिक करने हैं तो करो, जहां पर पोजीशंस लिमिटेड है, जहां पर जीतने के चांसेस कम है, तो वहां पर उठाओ ना रिस्क। डूबे तो डूबे, लेकिन अगर जीत गए तो पूरे आएंगे। सेफ टीम के चक्कर में जाओगे फिर डूब जाएंगे, फिर रोते बैठोगे। तो इसीलिए जहां पर रिस्क उठाना है मतलब उठाना है। अच्छे से टीम बनाओ, रिस्की टीम बनाओ और कैलकुलेटेड रिस्क लो। ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडम प्लेयर को उठा के तुमने भर दिया और ये लो भैया रिस्की टीम बना दी, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सोच समझ कर टीम बनाओगे तो तुम्हारे जीतने के चांसेस भी उन लिमिटेड पोजीशन में काफी अच्छे हो जाएंगे रिस्की टीम के साथ। और फाइनली बात आती है बची हुई टीम की। सारे 11 के 11 प्लेयर्स तुम रिस्की प्लेयर तो नहीं उठाओगे, उसमें सेफ प्लेयर हमेशा ऐड करने पड़ेंगे। मिनिमम तुम्हारे 7 से लेकर 8 सेफ प्लेयर जरूर रहेंगे। तो उनको सिलेक्ट कैसे करें, समझे कैसे, और जो रिस्की प्लेयर भी है उनको कैसे समझे कि यार ये इस पर मैं रिस्क उठाऊंगा ना तो मेरा रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। सेफ प्लेयर का तो देखो सॉर्टेड है, वहां पर ज्यादा सोचना नहीं। जो भी प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज और उसका ड्रीम टीम परसेंटेज 80% से ज्यादा है या फिर 60-70% से ऊपर है, तो फिर उन सभी को आपको ऐड करना है। देखो सिलेक्शन परसेंटेज ज्यादा है, वो क्यों है? क्योंकि वो प्लेयर सेफ है, वो प्लेयर रिलायबल है, वो प्लेयर परफॉर्मेंस हर मैच में देता है, तब जाकर इतने सारे लोगों ने उसको अपनी टीम में रखा है। तो तुम भी रखो क्योंकि वो सेफ है। एक और चीज बताऊंगा, ड्रीम टीम परसेंटेज जो दिखता है ना, ये बहुत ही गोल्डन चीज है। इससे बहुत फर्क पड़ता है आपकी टीम पे, किस टाइप के प्लेयर को तुम ऐड करते हो। किसका 80% ड्रीम टीम परसेंटेज, 90%, 70% है ना भाई, ये प्लेयर्स तुम्हारे बहुत काम आते हैं। क्योंकि एटलीस्ट तुम्हें इतना पता है जब जब वो प्लेयर खेला है उतनी मैचेस में वो हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। अब इतनी मैचेस में अच्छा परफॉर्म करने के बाद अगर मैं उसको अपनी टीम में रखता हूँ ना, तो मुझे एक गारंटी सी मिलती है कि हाँ ये प्लेयर इस मैच में भी परफॉर्म करेगा। तो नहीं करके उसकी तरफ से तुम्हें अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, और अच्छे पॉइंट्स मिलकर तुम एक अच्छी पोजीशन पे मेंटेन रहोगे जहां पर तुम्हें अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने के चांसेस रहेंगे। और फिर बचे वो 3-4 रिस्की प्लेयर्स, उनका क्या? ये भी काफी सिंपल है। सिंपली तुमको 30% से कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले जो भी प्लेयर्स है उनको एक तरफ करना है। अब इसमें भी एक एक्स्ट्रा स्टेप है, ध्यान से सुनो। जो 30% से कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स है ना, उन सभी को तुमने एक तरफ कर दिया। अब तुम्हें उन्हें अरेंज करना है। किस तरीके से अरेंज करोगे? वो जो भी जितने भी 5-6 नाम या 10-12 जितने भी प्लेयर्स तुमको दिख रहे हैं, उनमें से कौन कौन लाइनअप में है उसे पहले मार्क करो, और बाकी जो नहीं खेलने वाला उनको तो हटा ही दोगे, ठीक है। तो जो खेल रहे हैं तो कुछ 6-7 बचेंगे। अब 6-7 भी जो दिख रहे हैं ना, उनका ड्रीम टीम परसेंटेज चेक करो। जिसका सबसे ज्यादा है उसको सबसे ऊपर प्लेस करो, और जिसका सबसे कम ड्रीम टीम परसेंटेज है उन सारे 5-6 प्लेयर्स में से उसको सबसे नीचे रखो। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। अब अरेंज कर लिया तो टॉप के जो 3-4 दिखते हैं उन सभी को ऐड कर लो, बिंदास ऐड करो। उसके अलावा तुम क्या ही चांसेस लोगे? उसके अलावा अगर तुम्हें लगता है कि इस प्लेयर पर मैं थोड़ी एक्स्ट्रा एनालिसिस कर लूंगा कि ये वेन्यू पर इसने किस तरीके से परफॉर्म किया, ये टीम के अगेंस्ट इसका हेड टू हेड परफॉर्मेंस कैसा है, वो सारी चीजें अगर एनालाइज करने का टाइम तुम्हारे पास है तो श्योर करो। बट अगर तुम्हें क्विक एंड इजी टीम बनानी है तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। जो सेफ प्लेयर्स थे वो तुम्हें हेल्प करेंगे तुम्हारी टीम की पोजीशन अच्छी रखने में, और मिनी ग्रैंड लीग्स और जो भी बड़ी बड़ी ग्रैंड लीग्स जहां पर अच्छी खासी अमाउंट मिलती है अच्छे खासी पोजीशन तक, तो वहां पर तुम्हारा फायदा रहेगा। ये रिस्की प्लेयर्स भी जो ऐड करोगे उसमें से मैं बोलता हूँ 1-2 ने भी अच्छा परफॉर्म कर लिया ना तो भी तुम्हारी नैया पार है। और बात आती है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि टॉप सेफ प्लेयर को कैप्टन बनाओ
और टॉप रिस्की प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाओ। हमेशा हमने देखा है कि वाइस कैप्टन, जो मैं रिस्की प्लेयर की बात कर रहा हूँ, रिस्की प्लेयर तो हमेशा बॉलर सेक्शन में दिखेंगे आपको और ऑलराउंडर सेक्शन में, ठीक है। तो उसमें से कोई आपका वाइस कैप्टन बन जाएगा और कैप्टन आपको बैट्समैन सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन में से हमेशा दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ही सारे रिलायबल और सेफ प्लेयर्स मिलते हैं। तो बस इतना ही था, इतना ही। तुम भाइयों को जिनका बजट थोड़ा टाइट है ना, उनको मेहनत यहाँ करनी है कि कॉन्टेस्ट तुम्हारे लिए कौन सा सही है। तो उतना बैठ कर एनालाइज करो और जो टिप्स मैंने दी ना, वो सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई करो। मैंने क्या क्या बताया तुमको, मैच कौन से टीम्स के बीच में होंगी, फिर किस हिसाब से तुमको वो मैच सिलेक्ट करनी है, कॉमन है, फेमस है, और फिर तुमको किस टाइप का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, तुम्हारा बजट क्या है, ये सारी चीज़ों को तुमको कंसिडर करना पड़ेगा ताकि तुम्हारे अच्छे रिजल्ट्स आए। देखो, जाते जाते मैं यही बताऊंगा, विन और लॉस दोनों तुम्हारा होता रहेगा, प्रॉफिट और लॉस तुम्हारा होता ही रहेगा, लेकिन इसी के चलते तुम जो एक्सपीरियंस गेन करते हो ना, वो ज्यादा मैटर करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपीरियंस के चक्कर में सारे पैसे लुटा दिए, ऐसा नहीं करना है। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने जो तुमको चीज बताई थी ना, कि एक फाइनल फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करके रखो, अलॉट करके रखो कि इतने ही पैसे मेरे खर्च होंगे इस महीने में फैंटेसी के लिए, उससे ज्यादा उसके ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, सीधा दूसरे मंथ में होगा। अगर तुमको लगता है कि उस महीने में तुमने उतने पैसे खर्च कर लिए हैं और महीना अब तक खत्म भी नहीं हुआ, तो तुम कहीं गलत गए थे, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट, तुम्हारी लालच कहीं गलत गई थी। बट अगर पूरे महीने में तुमने बोलता ना उतने पैसे तुम्हें टिक गए और तुम्हारा अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है, तो फिर तुम सही ट्रैक पर हो। एंड दैट्स इट दोस्तों, इतना ही था मेरी तरफ से। कुछ भी आपको क्वेश्चंस रहेंगे या फिर कुछ जानना रहेगा या फिर आपको कुछ सजेशंस रहेंगी कि इस चीज पर मैं बात कर सकता हूं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड दैट्स इट। वीडियो पसंद आया आपको, ये पॉइंट पर भी मेरी बातें सुन रहे हो, तो लाइक तो करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। इतने एंड तक जो बैठते हैं ना, मैं उनसे यही डिमांड करता हूँ, लाइक ठोक के जाओ और सब्सक्राइब करते हो जाना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। एंड दैट्स इट। Thank you so much, dosto, for watching till the end, and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.